नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रायपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री प्रवीण जैन जी। प्रवीण जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रवीण जी, एयरपोर्ट को लेकर जैसे ही एयरपोर्ट की बात होती है लोगों को एक एलीट क्लास का ध्यान आता है, लेकिन कुछ वर्षों में लगातार जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, काफ़ी मात्रा में जो है अब मिडिल क्लास भी फ्लाई कर रहा है। तो जो रायपुर एयरपोर्ट है उसके जो पैसेंजर के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? पैसेंजर आंकड़ा हमारा प्री कोविड लेवल पहले हमारा 6500 पर डे पैसेंजर मूवमेंट था, जो भी हमने क्रॉस कर लिया है। हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं प्री कोविड लेवल पर। 2 साल एविएशन ने काफ़ी जिल्लत देखी है, बिल्कुल ठीक। और अब उससे उभर गए हैं और उसी से आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का था सपना, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, जी। तो अभी सभी लोग जो है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफ़र कर सकता है, और वो उड़ान स्कीम के अंतर्गत सफल हो पाया है। जी, जैसा आपने कहा कि प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर लिया है, पैसेंजर की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी। तो अगर मैं कोविड के टाइम की बात करूं तो एक बाकी जो डिपार्टमेंट थे वो कम्प्लीटली उनके ऑपरेशन शट डाउन हो गए थे। हाँ जी। लेकिन एयरपोर्ट के पैसेंजर ऑपरेशन ही शट डाउन हुआ था, बाकी मैकेनिज्म ऑन था। हाँ, बाकी चल रहा था। कार्गो में हमने बल्कि इसमें जो है हम कमाई किया उस समय में। जी जी। कार्गो का काफ़ी उस समय रहा, दवाइयों के सप्लाई वगैरह और इस तरह का कार्गो का काफ़ी हमने उस समय इजाफा किया। जी जी। तो उस समय जब कार्गो से दवा की सप्लाई हो रही थी और जो चीज़ें चल रही थी, जो अति आवश्यक सामग्रियां हैं, वैक्सीन है, तो स्टाफ तो कोविड के दौर में भी स्टाफ, ATC का स्टाफ, एयरपोर्ट का स्टाफ तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। लोग उस समय आने को तैयार नहीं थे। कैसे नहीं, वो अपना सावधानी रखते थे, मास्क लगाना है और इस तरह थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वो सब चीज़ करते थे और वो ड्यूटी करते थे। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर और नर्स वगैरह सर्विस करते थे, तो मैंडेटरी था। इसी तरह ATC सर्विस प्रोवाइड करना भी हमारे लिए मैंडेटरी। मुझे ये लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी मोड में कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा कोविड के जो रूल रेगुलेशन हैं, कोविड का जो कोरोना के दौरान का जो व्यवहार है, उसको सबसे ज़्यादा उन दिशा निर्देशों का पालन अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड में हुआ है तो मुझे लगता है कि वो एविएशन सेक्टर में ही हुआ है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जिसमें एयरलाइंस वाले और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स वगैरह वो सब फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। सबसे पहले उन्हीं को जो है वैक्सीनेशन वगैरह में भी, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह, तो अकॉर्डिंगली एयरपोर्ट एयरलाइंस वगैरह उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में उनको भी सबसे पहले वैक्सीनेशन उनको दिया गया। जिस प्रकार से सर एयरपोर्ट पर लोग एक कहीं ना कहीं जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, अगर मैं देखूं तो आज भी जो ये सेक्टर है वो थोड़ा सा तो कॉस्टली है। तो जब लोग पे करते हैं तो वो सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं कि एयरपोर्ट पर उन्हें थोड़ी बेहतर सुविधाएं मिलें, अच्छे लाउंज मिलें, बैठने की जगह मिले। तो उस लिहाज से रायपुर एयरपोर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हैं जो आपने सोचे हैं या जो आपने किए हैं? रायपुर डेवलपमेंट में थोड़ा सा हमारा दिक्कत रहा, मास्टर कंसेशनर F&B और रिटेल का था। तो उस समय कोविड में वो विड्रा कर गए, क्योंकि उनको कॉस्ट भरपाई नहीं हो पा रहा था, उनको नुकसान हो रहा था, तो वो उसमें विड्रा कर गए थे। तो अभी दोबारा से अभी स्टैंड अलोन का हम शुरू कर रहे हैं। अभी टेम्परेरी बेसिस पे हम अभी चल रहा है आउटलेट्स। तो अभी रिसेंटली हमारा हेडक्वार्टर से अप्रूवल आया कि स्टैंड अलोन बेसिस पे हम अलॉट करेंगे। तो वो प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। तो अभी दुकानें, खाने पीने की दुकानें और सेल्स की दुकानें भी अभी सारी भर जाएंगी जी। विदिन 3-4 मंथ्स में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी दुकानें पूरा हो जाएगा, अच्छी आवाजाही रहेगी जी। और हमारा जो है G20, फुटफॉल तो आपने कहा कि फुटफॉल तो प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर गया है। और G20 का सितंबर में यहाँ पर विजिट है सितंबर में, तो उससे पहले हम समझते हैं कि हम उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये जो G20 का जो 2 दिन का विजिट है, 21 और 22 सितंबर का डेट हमारे पास आया है अभी जी जी। तो उससे पहले हम इसको, तो जैसा आपने बताया कि ये जो भी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हैं, खासकर
जो पैसेंजर्स को सुविधाएं इनसे मिलें वो सब इस बीच में हो जाएंगे। अब इस संख्या में जब फुटफॉल आ रहा है तो जो ऑपरेशनल फ्लाइट्स हैं, हाँ जी, उनकी क्या स्टेटस है? मतलब जो डिमांड है आपके पास, आप डिमांड को कैसे जज करते हैं? मतलब वो पैटर्न मुझे थोड़ा सा अभी तक ये डिपेंड करता है अगर हमारी 100% अगर फ्लाइट भर के जा रही है, फुल जा रही है कैपेसिटी, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। अभी हमारी दिल्ली के लिए इंडिगो 4 फ्लाइट डेली चलाता है, 4 जाना 4 आना। सिमिलरली विस्तारा 2 फ्लाइट जाना 2 आना। दिल्ली के लिए इतना हमारा पैसा। दिल्ली के लिए 6 फ्लाइट्स। हाँ जी। तो यहाँ से अभी कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ? अभी मेजर स्टेशन में है, दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, चेन्नई, कोलकाता, और लखनऊ का थोड़ा अभी बंद हुआ है, हैदराबाद, जगदलपुर तो है ही, जगदलपुर आरसीएस में भी चलता है, काफ़ी जगह, भोपाल, इंदौर, मेट्रोज में, मेन मेट्रोज में। अभी हमारा करीबन 32 फ्लाइट्स है वन वे, 64 फ्लाइट्स मूवमेंट रहता है, और जिसमें नॉन शेड्यूल्ड भी रहते हैं। करीबन हमारा 80 फ्लाइट्स पर डे हो जाता है। इसमें नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स भी। हाँ जी। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कहीं ना कहीं आप लोगों के काम की मॉनिटरिंग करता है, उस हिसाब से रैंकिंग भी देता है। हाँ जी। तो रायपुर एयरपोर्ट की क्या रैंकिंग रही? रायपुर एयरपोर्ट हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है। जी। अब ये मार्च से जनवरी से मार्च का सर्वे हुआ था, तो उसमें 23 में, उसमें हमारा ईस्टर्न रीजन में नंबर 2 पर हैं हम, रायपुर। और लास्ट ईयर में अप्रैल से जून वाला पीरियड में 2022 में ईस्टर्न रीजन में नंबर 1 पर थे। जो कुल मिलाकर टॉप 3 एयरपोर्ट्स ईस्टर्न रीजन के उसमें रायपुर आता है। हाँ जी। ये रायपुर के लिए एक अपने आप उपलब्धि है। ये पैसेंजर का फीडबैक है, और जो सभी एयरलाइंस स्टेक होल्डर का सपोर्ट है जो हम मेंटेन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से पैसेंजर हमको रैंकिंग दे रहे हैं। जी। जिस प्रकार से कुछ गवर्निंग बॉडी हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि एक जैसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हो गया, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो गया, फिर एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ AII एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। तो ये 3-4 रेगुलेटरी बॉडी हैं। तो मतलब डेफिनेटली इनसे आम आदमी को कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि किसकी क्या भूमिका रहती है और कितनी भूमिका रहती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो फ्रंट पर है जी। और DGCA और BCS वो बिहाइंड द सीन है। वो DGCA है सिविल सेफ्टी रेगुलेटर, एविएशन सेफ्टी को रेगुलेट करता है। कोई सेफ्टी जो पैसेंजर के, एयरक्राफ्ट की, एयरलाइंस वगैरह का कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कोई एक रफ लैंडिंग हुई तो उसको कौन देखेगा? उसका DGCA देखे। अच्छा, हाँ, सेफ्टी पॉइंट आ गया। और सिक्योरिटी में कोई इंट्रूडर ना चला जाए बिल्डिंग में, बाउंड्री में से, तो वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ जाता है, उसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी देखता है। जितने जो यहाँ जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शॉप्स खुली हैं, या जो स्टाफ है ट्रॉली को जो मूवमेंट करता है, सपोर्टिंग स्टाफ है, और तमाम कार्गो के लिए या एयरलाइंस का सपोर्टिंग स्टाफ है, तो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस किसके हाथ में? हाँ, वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी करेगा। उनको सिक्योरिटी प्रोग्राम जमा करना पड़ता है, उसमें फॉर्मेट है एक, उसमें वो सबमिट करते हैं, सारा डिटेल सबमिट करते हैं। उससे पहले उसमें MHA क्लियरेंस होता है। MHA क्लियरेंस के बाद ही वो जब अप्रूवल होता है, क्लियर हो जाता है MHA से, पर्सन का MHA क्लियरेंस, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा MHA क्लियरेंस होगा। उसके डायरेक्टर वगैरह का लिस्ट, अगर किसी के पास कोई केस चल रहा है, कुछ है, तो MHA उसको क्लियर नहीं करता है। तो उसमें हार डाला जाता है, उनको फिर सिक्योरिटी प्रोग्राम भी अप्रूव नहीं होगा। मतलब अगर जैसे एयरपोर्ट के अंदर जो जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, एजेंसी काम कर रही है, तो उनको, उनकी कंपनीज को सिक्योरिटी क्लियरेंस MHA से लेना मस्ट है। पहले MHA से लेना, उसके बाद फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी उसके बेस पर उनको अप्रूवल देता है। तो इसका इवन अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहा है एयर साइड में, उसकी एजेंसी का भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। जी। उसके बाद फिर वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अप्रूव करेगा, उसी के बेस पे फिर हम पास अलाउ करते हैं वर्कर्स को काम करने के लिए। एक और सामान्य चर्चाओं में एयरपोर्ट के दौरान आता है कि भाई अब इस पे यहाँ बहुत बड़ा प्लेन जो है लैंड कर सकता है, नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें डिस्कशन में आती हैं। तो क्या रायपुर एयरपोर्ट इन सब सुविधाओं से युक्त है? हाँ, अभी हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए रायपुर एयरपोर्ट है, पर अभी हमारा 2 शिफ्ट में काम करता है। जी जी।
सुबह 6:30 से 9:45 शाम तक है। तो उसके बाद यहाँ अगर यहाँ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस बढ़ता है, फ्लाइट्स ज़्यादा होती है, देन वी कैन डू नाइट ऑपरेशंस आल्सो। अच्छा, तो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाइट ऑपरेशन के हिसाब से। हाँ जी। अभी 9:45 के बाद यहाँ फ्लाइट लैंडिंग का अभी जो है एयरफोर्स का कोई मूवमेंट आ जाता है, जी कैजुअलिटी को जाती है, जैसे जगदलपुर यहाँ पर नक्सलाइट एरिया है, जी जी उधर से हम कई बार वॉच आवर एक्सटेंड करते हैं, जी जी क्योंकि एयरफोर्स को उनको इंजर्ड सोल्जर को लाना पड़ता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है 2-2 बजे तक हमने ऑपरेशंस किया है। ओ, अगर मैं उस दृष्टिकोण से बात करूं कि जैसा आपने बताया कि कई बार हमें वॉच टाइम बढ़ाना पड़ता है, और ऐसा खासकर चूंकि ये नक्सलाइट एरिया है तो यहाँ वो मूवमेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए कैसे कोऑर्डिनेशन होता है सर? आपके पास वहाँ से इनपुट? हाँ, हमारे पास फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल्स आती हैं हमारे पास उनसे। अभी उड़ान योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम चल रहे हैं कि जो स्टेट के जहाँ पैसेंजर ठीक ठाक निकल सकते हैं कि वो मेन जगह पे कनेक्ट हो जाएं, हाँ जी। और वहाँ से वो जो मेजर सिटीज़ की तरफ वो मूव कर सकें। तो छत्तीसगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी में कौन कौन से हाँ, एयरपोर्ट? छत्तीसगढ़ में जगदलपुर है और बिलासपुर है, और अंबिकापुर का प्लान है। अभी अंबिकापुर भी जल्दी शुरू होने वाला है। चांस की बात यह है कि 15 अभी मई को डीजीसीए का टीम का इंस्पेक्शन अंबिकापुर में करना है। जी जी फिर उसके बाद वो डीजीसीए देखेंगे, अगर ऑल पैरामीटर्स आर मीटिंग, वो उनको लाइसेंस इशू करेंगे। पब्लिक एयरड्रोम बनाने के लिए लाइसेंस इशू करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से पब्लिक फ्लाइट्स चल सकता है। तो मेजर सर डिफरेंस क्या रहता है स्टेट एयरपोर्ट्स में और ये जो एयर इंडिया के अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी जी जी एयरपोर्ट अथॉरिटी? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के एयरपोर्ट में मेजर है डिफरेंस, एक तो सिक्योरिटी जी, और फायर स्टाफ वो स्टेट को देना होता है, सिक्योरिटी स्टेट के रहेगी, और फायर स्टाफ, फायर का भी, जी जी फायर एम्बुलेंस वगैरह जी जी वो स्टेट प्रोवाइड करता है। जी और सीएनएस एटीएम तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ही प्रोवाइड करनी है। जी। As ये per क्या act. होता है सीएनएस एटीएम सर? कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा जो एक तो इक्विपमेंट लगे होते हैं एयरपोर्ट पर, जी और उसको पायलट यूज़ करता है, पायलट उसके थ्रू यूज़ करता है जो एटीसी से बात कर रहा है, इक्विपमेंट के थ्रू ही बात कर रहा है। ठीक बात है। तो सीएनएस को मेंटेन करते हैं, इक्विपमेंट को हम जहाँ पर चेंज करना है तो उसको रिप्लेस भी करते हैं, जी और उसके थ्रू एटीसी बात करता है पायलट के थ्रू, इस तरह। जैसे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एयरपोर्ट्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस कनेक्ट हों, वो अट्रैक्ट हों, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं उनको? जैसे क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोविज़न रहता है कि आप उनको कुछ छूट दे पाओ, कुछ रिलैक्सेशन दे पाओ, ताकि? छोटा एयरक्राफ्ट के लिए कुछ रहता है हमारा, 72 सीटर के लिए काफ़ी सिविल एविएशन पॉलिसी बहुत पहले आया था, उसमें कुछ काफ़ी छूट थी स्मॉल एयरक्राफ्ट को उसको करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से ही प्लान किया था कि उनको प्रमोट करें, तो उसमें काफ़ी छूट दिया गया था। और दूसरा ये रहता है एक वर्ल्ड रूट कॉन्फ्रेंस होता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो वहाँ पे ऑल एयरलाइंस आती हैं, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस को उस समय हम कन्विंस करते हैं आप यहाँ पर आइए, इस तरह से यहाँ पे आपको पैसेंजर फुटफॉल मिलेगा। आपका रोड शो टाइप ऑफ होता है? हाँ, वो पूरे सबका आता है, वो ऑल एयरपोर्ट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स उसमें जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल सर रैंकिंग की बात करूं, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग की, एक तो जैसे आपने कहा कि आप ये रीजन वाइज ईस्टर्न रीजन में आता है, अगर ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करूं तो रायपुर एयरपोर्ट कहाँ पर, मतलब टॉप 20 के अंतर्गत आता है? हाँ, नहीं, टॉप 10 में आ जाएगा, रायपुर टॉप 10 में आता है, तो काफ़ी सुविधाएं। एक्सेप्ट जो एक्चुअली दिल्ली बॉम्बे तो ये प्राइवेटाइजेशन में आ गए, प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं डेफिनेटली उसमें टॉप 10 में। तो जैसे ये यहाँ कोई भी अभी लास्ट वाला जो अभी हुआ था, जो 2022 जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक का था, उसमें हमारा 5वां नंबर था पूरे ऑल इंडिया रैंक एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले एयरपोर्ट जी। में। एक्चुअली हमारा एनुअल डे होता है 1 अप्रैल को जी, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को वो ऑनर करते हैं, प्राइज, हाँ, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें हम रह गए थे। जी जी, थोड़े से प्रयास। हाँ जी, हाँ जी। ये तो सर ये विभागीय बात हुई। आपको कब ऐसा, मतलब अगर मैं बात करूं आज से 20-30 साल पहले, तो
एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एविएशन, मतलब हेलीकॉप्टर अगर गांव में आ जाए तो भीड़ होती थी कि हेलीकॉप्टर देखना है। तो कब ऐसा मतलब लगा कि नहीं इस सेक्टर में जाना चाहिए पढ़ाई के दौरान, या कहाँ से आपको ऐसा मोटिवेशन मिला इसके विषय में? कि मैं 1987 में ज्वाइन किया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस समय नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी होती थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती थी जी तो नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आते थे जी जी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आते थे। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और त्रिवेंद्रम, 5 एयरपोर्ट वो बनाते थे, वो मेंटेन करते थे, और बाकी एयरपोर्ट नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी करती थी। उससे 4 साल पहले मैं आर्मी हेडक्वार्टर में भी था। तो जब मेरे को, हाँ 4 साल पहले, 83 to 87, जी जी तो जब मैंने 87 में ज्वाइन किया यहाँ पर तो अच्छा लगा। उस समय लगता था कि हमको भी फ्री टिकट मिलेंगे जैसे एयरलाइंस स्टाफ को मिलते हैं। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, तो अच्छा था, मतलब कि अच्छा। और तो ये इसके जैसे इसमें आने के लिए सर, जैसे मेडिकल की, इंजीनियरिंग के, सबका अपने एक एंट्रेंस होते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर रहता है सर? उस समय तो डायरेक्ट हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ही टेस्ट कंडक्ट करती थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती थी। जी अभी तो CNS और ATM वगैरह और टेक्निकल वगैरह के लिए गेट के थ्रू हम करते हैं। ATC का तो हम खुद करते हैं एग्ज़ाम, और CNS के लिए और इलेक्ट्रिकल, सिविल और बाकी टेक्निकल वगैरह के लिए हम गेट के थ्रू हम करते हैं। जब आप पढ़ रहे थे तब सोचा था कि इस फील्ड में जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं सोचा था। एक मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह? यस, अपॉर्चुनिटी मिला और आई ग्रैब्ड। एक देखिए सर, एक मतलब आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखना कौतूहल का विषय होता है, और अब आपके इशारों पर जो है फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं और लैंड कर रही हैं। बहुत कहना चाहिए बहुत सेंसिटिव और जिम्मेदारी भरा। सुखद अनुभव है एक ये। एयरपोर्ट डायरेक्टर बनने के बाद अभी तक मैं हेडक्वार्टर में ही रहा था। जी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ। जी। तो अभी तक हम पेपर में काम करते थे, अब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। क्या जैसे डिसीजन वहाँ पर देते थे, जी जी, अब प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चैलेंजेस सर, मतलब ऑफिस के और फील्ड के चैलेंजेस क्या क्या हैं सर? फील्ड के चैलेंजेस खासकर जब आप एयरपोर्ट पे हैं, कई बार आपने बोला कि अब जब ऐसा कुछ होता है, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन है, तो फिर टाइमिंग। हाँ, इमीडिएटली आना पड़ता है। अभी चांस की बात क्या है कि जब मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया लास्ट ईयर, तो मई में भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, गिर गया था, जिसमें 2 को पायलट थे, उनकी डेथ भी हो गई थी। तो उस समय करीबन 9:10 हुआ था जी, और हम जा चुके थे घर में। एकदम फ़ोन आया, आई रस्ड माई सेल्फ, क्योंकि ड्राइवर को बुलाना उस समय देर हो जाता, तो खुद ही गाड़ी उठाया, एकदम मैं रनवे पे चलाई जी, और उसको बड़ी स्मूथली हैंडल किया मैंने उसको, विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल एयरलाइंस एटसेट्रा। और हमने खाली 2 घंटे हमारा एयरक्राफ्ट अपना नोटम पे रहा है रनवे, और 2 घंटे में हमने ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिए थे, फिर से ओपन कर दिए थे। तो एक सर जो स्टेट का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, अब चूंकि उनके ऑपरेशन में है एयरपोर्ट, तो एक कोऑर्डिनेशन तो सर बैठाना पड़ता होगा। हाँ, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है जी जी। यहाँ पर सभी तो अच्छे। जो आपका कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है वहाँ स्टेट की तरफ से, वो कौन होते हैं? उसमें सिविल एविएशन सेक्रेटरी होते हैं, सिविल एविएशन सेक्रेटरी रहते अच्छा, और जो वीआईपी मूवमेंट रहती है उसके लिए भी वही बात करते हैं सर? हैं। नहीं, VIP मूवमेंट का प्रोटोकॉल वाला उनका अलग रहता है, अच्छा, प्रोटोकॉल ऑफिस रहते हैं उनका। जैसे स्टेट का अपना एक अलग हैंगर होता है, स्टेट के प्लेन आते जाते हैं वहाँ, और जैसे उनकी कोई मूवमेंट है तो वो आपके साथ उनका हाँ, पूरा प्रोटोकॉल कोऑर्डिनेट पूरा। तो ये अभी जो स्टेट हैंगर का उनका अलग से नहीं है यहाँ पर, अभी काम चल रहा है उस पर, जी जी, तो अभी इधर से ही ऑपरेट करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि CM वैसे वगैरह- सामान्यता तो स्टेट हैंगर हाँ। में रहता है, लेकिन अभी अगर सीएम की फ्लाइट लैंड होती तो इसी एयरपोर्ट यहीं पे से, हाँ यहीं से तो आता पूरा प्रोटोकॉल एक तरह से। है। हाँ, पूरा रहता है। तो उस समय पे कई बार ऐसा भी रहता होगा कि पैसेंजर फ्लाइट है और एक वीआईपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका हम अलग रखते हैं। अच्छा, उनका पार्किंग वे उनका अलग रहता है टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, तो उस तरह का मिक्स नहीं टाइम होता पर यहाँ कितना फ्लाइट लैंड कर सकते हैं सर? है। एक टाइम पे हमारे पास अभी 9 वे हैं पार्किंग वे, अच्छा, 2 ओल्ड एप्रन में और 7 दूसरे रेगुलर है, तो हमारी एक साथ में 7 हो जाते हैं, छोटे और बड़े एयरक्राफ्ट मिलके 7 है। 7। तो अभी नियर फ्यूचर कोई एक्सपेंशन? हाँ, अभी 4 हमारी पार्किंग वे और बन रही हैं। अच्छा, और हमारे 3 एरो ब्रिज हैं
पैसेंजर एरो ब्रिज, जिसमें से एक की ओर हमारी प्लानिंग है, अभी उसको जल्दी शुरू करेंगे। वो 4 पार्किंग बे का ऑलरेडी काम चल रहा है। रीजनल जो आपने बोला कि ये जो उड़ान स्कीम है, क्योंकि भारत सरकार की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हाँ जी। तो इसके प्रमोशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या योगदान है, क्या रोल है, मतलब कहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ स्ट्राइक करती है इसमें? इसमें हम सारा ट्राई करते हैं जितना हेल्प कर सकते हैं, जैसे एयरलाइंस को और जो स्टेट गवर्नमेंट को। जी, और हमारा एक CNS ATM एग्रीमेंट भी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन करते हैं कि हम ये फैसिलिटी देंगे, इस तरह से हमारा सिस्टम रहेगा। उनको पूरा उनको सपोर्ट फुल डेवलप करने में, हाँ जी, हाँ, गाइडेंस देने में, अभी हम एक तरीके से उनको पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंटली अभी अंबिकापुर में जैसे शुरू होना है, तो हमारी 2 बार टीम जा चुकी है, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, ATC की, CNS की, जो वहाँ का सारा देखते हैं कि ATC सिस्टम पूरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह से सारा। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, यहाँ लोग पैसेंजर बहुत एयरपोर्ट जब आता है तो थोड़ा सा अपने आप को VIP फील करता है, कुछ VIPs होते भी हैं, सिक्योरिटी भी है एक बड़ा, तो उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस अच्छे से हो जाए, उनको बैठने को मिले, सहूलियत भी हो, और सिक्योरिटी के जो मापदंड हैं वो भी पूरे हों, तो जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और CISF का जो स्टाफ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक अलग पोर्शन है सिक्योरिटी का, तो उनके साथ सिविलियन के साथ अच्छे से बिहेव हो, सिक्योरिटी बहुत प्रॉपर हो, मेंटेन हो, तो उसके लिए आप लोग इन सब के लिए क्या आपका मतलब तो समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। अच्छा। और जब शुरू में जब ये CISF आया था, उस समय शुरू में दिक्कत हुआ था, क्योंकि उनको वो पुलिस टाइप का बैकग्राउंड था, बाद में उनको ट्रेनिंग दिया गया। अब जो CISF का मैन पावर जो एयरपोर्ट पर लगता है, वो विद इन द एयरपोर्ट में ही ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूनिट में भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वही मैं समझना। तो वो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही शिफ्ट होते हैं, तो उनको सिविलियन के साथ, पैसेंजर के साथ कैसे ट्रीट करना है, वो पूरा उनको अच्छी तरह से वो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, इस तरह सारा अच्छा सिस्टम से करते हैं, आपने देखा भी होगा। जी। बाद में थैंक यू भी बोलेंगे और सब कुछ करते हैं। सो सर, तमाम सारे पहलुओं पर एयरपोर्ट के ऑपरेशन को और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेके जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके क्या कार्य रहते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म रहता है उसको, और खासकर एक एयरपोर्ट के संचालन को समझने का जो अवसर मिला आपसे चर्चा के दौरान, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ तमाम सारे बिंदुओं पर आपने बात की, हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से एयरपोर्ट की मैकेनिज्म समझ में आएगी। तो इतने समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।